कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। लोकसभा में जैसे ही ये पंक्तियां गूंजी, माहौल बदल गया। कुछ ही पल बाद जवाब भी आया, तुम्हारे पैरों के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। कुछ मिनटों के लिए ऐसा लगा जैसे संसद में कानून नहीं बल्कि कविता और शायरी की जंग चल रही। लेकिन सवाल ये है कि आखिर भारत की संसद में नेताओं को कविता पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या ये सिर्फ राजनीतिक तंज होता है या फिर इसके पीछे छिपी है भारतीय लोकतंत्र की पुरानी परंपरा? आज के इस डॉक्यूमेंट्री में हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि पेपर लीक बिल पर किसने कौन सी शायरी पढ़ी, बल्कि ये भी समझेंगे कि आखिर संसद में कविता की शुरुआत कैसे हुई और आज सोशल मीडिया के दौर में 2 लाइनें पूरे भाषण पर कैसे भारी पड़ जाती हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्योति मिश्रा और आप देख रहे हैं HB डिकोड। ये पूरा घटनाक्रम उस समय हुआ जब लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स संशोधन विधेयक पर बहस चल रही थी। सरकार का दावा था कि ये कानून पेपर लीक और परीक्षा माफिया पर पहले से ज्यादा सख्त कार्रवाई करेगा। दूसरी तरफ विपक्ष सवाल उठा रहा था कि अगर पहले भी कानून मौजूद थे तो बार बार पेपर लीक क्यों होते रहे। बहस आगे बढ़ी, आरोप लगे, जवाब आए, लेकिन फिर अचानक बहस का अंदाज बदल गया। नेताओं ने अपनी बात कानून की धाराओं से नहीं बल्कि कविताओं और शायरी के जरिए रखनी शुरू कर दी। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपनी बात रखने के लिए देश के बड़े कवियों और शायरों की रचना का सहारा लिया। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने दुष्यंत कुमार की कविता पढ़कर विपक्ष पर हमला बोला तो कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने गोपाल दास, नीरज और वसीम बरेलवी की पंक्तियों के जरिए छात्रों की लड़ाई को आवाज दी। वहीं शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं का हवाला देते हुए विपक्ष को आपातकाल की याद दिलाई। इस तरह पूरे दिन सदन में कानून के साथ साथ साहित्य भी चर्चा का केंद्र बना रहा। बहस की शुरुआत में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कांग्रेस और विपक्ष को घेरते हुए कहा कि पेपर लीक कोई नई समस्या तो नहीं है। उन्होंने दावा किया कि देश में अब तक कई बड़ी परीक्षाओं में पेपर लीक और परीक्षा अनियमितताओं के मामले सामने आए हैं, जिनमें बड़ी संख्या उन वर्षों की है जब केंद्र या कई राज्यों में कांग्रेस अथवा विपक्षी दलों की सरकारें थी। उन्होंने रेलवे भर्ती बोर्ड, एम्स पीजी प्रवेश परीक्षा, उत्तर प्रदेश की बीएड प्रवेश परीक्षा, तमिलनाडु लोक सेवा आयोग, पश्चिम बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस परीक्षा, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती, राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड भर्ती और पश्चिम बंगाल में भर्ती परीक्षाओं से जुड़े विवादों का जिक्र करते हुए कहा कि विपक्ष को सिर्फ मौजूदा सरकार पर सवाल उठाने की बजाय अपने शासनकाल का हिसाब भी देना चाहिए। अब दुष्यंत कुमार की कविता पढ़कर उन्होंने विपक्ष पर निशाना साध दिया। अपने भाषण के दौरान बांसुरी स्वराज ने मशहूर कवि दुष्यंत कुमार की चर्चित पंक्तियां पढ़ी। तुम्हारे पैरों के नीचे कोई जमीन नहीं है, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है। इन पंक्तियों के जरिए उन्होंने कहा कि विपक्ष बिना आत्ममंथन किए लगातार सरकार पर हमला कर रहा है, जबकि परीक्षा व्यवस्था की कई बड़ी गड़बड़ियां उनके शासनकाल में भी सामने आई थी। अब इस पर विपक्ष भी कहां चुप बैठने वाला था, तो कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने भी इसका जवाब देते हुए अपने भाषण की शुरुआत साहित्य से की। उन्होंने मशहूर कवि गोपाल दास, नीरज की अमर रचना कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे का उल्लेख करते हुए सरकार पर निशाना साधा। गोगोई का कहना था कि अगर समय रहते सरकार ने छात्रों की शिकायतों और परीक्षा व्यवस्था की खामियों पर ध्यान दिया होता तो हालात यहाँ तक नहीं पहुँचते। उन्होंने कहा कि सरकार बार बार बड़ी घोषणाएं करती है, लेकिन छात्र लगातार परेशान होते रहे और सरकार सिर्फ देखती रही। इसके बाद उन्होंने शायर वसीम बरेलवी की मशहूर पंक्तियां पढ़ी, जो कुछ इस तरह है। उसूलों पर जहां आँच आए टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। गोगोई ने इन पंक्तियों को जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से जोड़ते हुए कहा कि आज देश के युवा अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे समय में सरकार का दायित्व है कि उनकी आवाज सुनना है, ना कि उसे नजरअंदाज करना। उन्होंने ये भी कहा कि 2024 में पेपर लीक रोकने के लिए कानून बनाया गया था, लेकिन उसके बावजूद 2026 में फिर पेपर लीक की घटनाएं हुई। ऐसे में सरकार को ये बताना चाहिए कि आखिर कानून लागू होने के बाद भी व्यवस्था क्यों नहीं सुधरी। अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की भी इसमें एंट्री होती है। बहस के दौरान सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा लोकतंत्र में जनता की आवाज सबसे बड़ी होती है। उन्होंने कहा कि सरकार को लोगों की बात सुननी चाहिए, उन्हें झुकाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा मुझे जंतर मंतर के वो नारे याद आ रहे हैं कि झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए। ऐसे में श्रीकांत शिंदे ने भी दिनकर की कविताओं के साथ जवाब दे दिया। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने अपने भाषण में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जिक्र करते हुए कहा कि भारत चीन युद्ध के बाद दिनकर ने व्यवस्था पर तीखा प्रहार किया था। उन्होंने दिनकर की प्रसिद्ध पंक्तियां सुनाई, जो कुछ इस तरह है। घातक है जो देवता सदृश्य दिखता है, लेकिन कमरे में गलत हुक्म लिखता है। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसने ही हमें यहाँ मारा है। जो सत्य जानकर भी ना सत्य कहता है या किसी लोभ के विवश मूक रहता है। शिंदे ने कहा कि ये पंक्तियां आज भी व्यवस्था के प्रति जवाबदेही का संदेश देती। इसके बाद उन्होंने दिनकर की सबसे चर्चित कविता सिंहासन खाली करो की जनता आती है का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यही कविता बाद में लोकतांत्रिक आंदोलनों में भी खूब गूंजी और आपातकाल के दौरान भी लोगों के संघर्ष का प्रतीक बनी।
शिंदे ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि जो आज लोकतंत्र और तानाशाही की बात कर रहे हैं उन्हें पहले आपातकाल का इतिहास भी याद कर लेना चाहिए। अब ऐसे में आपके मन में भी एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि दिनकर की कविता आखिर चर्चा का केंद्र क्यों है। आपको बता दें, रामधारी सिंह दिनकर ने 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद देश की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था पर तीखी टिप्पणियां की थी। उनका काव्य संग्रह परशुराम की प्रतीक्षा इसी पृष्ठभूमि में लिखा गया था। उस समय दिनकर ने नेतृत्व, जवाबदेही और राष्ट्रीय स्वाभिमान पर कई सवाल उठाए। यही वजह है कि आज भी संसद की बहसों में उनकी कविताओं का जिक्र अक्सर होता रहता है। यही से बहस सिर्फ बिल की नहीं रही, ये शब्दों की लड़ाई बन गई और सच कहें तो संसद में ऐसा पहली बार नहीं हुआ। भारतीय राजनीति में साहित्य का रिश्ता बहुत पुराना है और आजादी के आंदोलन के समय कविताएं सिर्फ किताबों में नहीं लिखी जाती थी बल्कि जनसभाओं में पढ़ी जाती। रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान जैसे कविताओं की पंक्तियां लोगों में जोश भरती थी। आजादी के बाद वही परंपरा धीरे धीरे संसद तक पहुंच गई। नेताओं को समझ आ गया कि कई बार एक कविता वही बात कह देती जिसे समझाने में 10 मिनट का भाषण लग जाता है। और जब संसद में कविता की बात होती है तो एक नाम तो सबसे पहले याद आता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल जी सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं थे बल्कि एक कवि भी थे। उनके भाषणों की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उनके तर्क नहीं बल्कि उनके शब्द होते थे। जब वो बोलते थे तो सत्ता और विपक्ष दोनों उन्हें ध्यान से सुनते थे। उनकी कविता हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता, मिटाता हूँ गीत नया गाता हूँ, आज भी राजनीति से आगे बढ़कर एक प्रेरणा की तरह ये याद की जाए। अटल जी ने ये दिखाया कि कविता सिर्फ भावनाएं व्यक्त करने का माध्यम नहीं है, ये लोकतंत्र में संवाद का भी सबसे प्रभावशाली तरीका हो सकती है। उनके बाद सुषमा स्वराज, अरुण जेटली और अलग अलग दलों के कई नेताओं ने समय समय पर संसद में कविता और शायरी का सहारा लिया। यानी ये किसी एक पार्टी की परंपरा नहीं है बल्कि भारतीय संसदीय संस्कृति का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है, अगर संसद में कविता दशकों से पढ़ी जा रही है तो आज इसकी चर्चा पहले से ज्यादा क्यों होती है? इसका जवाब सोशल मीडिया के दौर में छुपा है। आज शायद ही कोई व्यक्ति संसद की 3 घंटे लंबी बहस देखता हो, लेकिन वही व्यक्ति 30 सेकंड की एक वायरल क्लिप जरूर देख लेता है। नेताओं को भी ये बात अच्छी तरह पता है, इसीलिए अब सिर्फ भाषण देना काफी नहीं होता, ऐसी लाइन बोलनी पड़ती है जो लोगों को याद रह जाए, जो टीवी की हेडलाइन बन जाए, जो इंस्टाग्राम पर रील बन जाए, जो एक्स पर ट्रेंड करने लगे और जो अगले दिन हर न्यूज चैनल पर दिखाई देते। यही वजह है कि आज संसद में बोले गए कई शेर और कविताएं बहस से भी ज्यादा चर्चा में आ जाती हैं। यानी अब संसद के भीतर मौजूद 500 सांसद ही श्रोता नहीं है, असल श्रोता वो करोड़ों लोग हैं जो मोबाइल स्क्रीन पर संसद को देख रहे हैं। तो क्या संसद में कविता पढ़ना गलत है? इसका जवाब इतना आसान नहीं है। एक पक्ष कहता है कि कविता बहस को जीवंत बनाती है, जटिल बात को आसान शब्दों में जनता तक पहुंचाती है और लोकतंत्र को सांस्कृतिक पहचान दे देती है। दूसरा पक्ष मानता है कि संसद का सबसे बड़ा काम कानूनों पर गंभीर चर्चा करना है। ऐसे में कई बार शायरी और राजनीतिक तंज असली मुद्दे से ध्यान भी भटका देते हैं। लेकिन एक बात तो तय है, पेपर लीक बिल पर हुई इस ताजा बहस ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि भारतीय संसद में सिर्फ कानून नहीं बनते, यहाँ शब्द भी इतिहास लिखते हैं। सरकारें बदलती रहेंगी, विपक्ष बदलता रहेगा, मुद्दे बदलते रहेंगे, लेकिन जब भी किसी नेता को पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचना होगा तो शायद वो फिर किसी कवि या शायर की 2 पंक्तियों का सहारा लेगा। क्योंकि भारतीय लोकतंत्र में कई बार सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार न तलवार होती है बल्कि शब्द होते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगी अगली किसी बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए HB डिकोड। धन्यवाद।